सबसे पहले शांति होनी चाहिए। 62,000 से ज़्यादा अपराधी गैंगस्टर एक्ट में जेल भेजे गए। उनकी 2,000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्तियां जब्त हुई। 62,000 एकड़ जमीन माफियाओं से मुक्त कराई गई। 200 से ज़्यादा शातिर अपराधी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मुठभेड़ों में मारे गए। तब आज शांति, तब आज एक वातावरण है पॉजिटिव कि आप बिजनेस कीजिए, पढ़ाई कीजिए, शिक्षा में आप आगे बढ़िए और निर्भीक होके कोई भी कार्य कीजिए। ये योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को दिया है, जिसके कारण आज उत्तर प्रदेश, हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें हमारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा चैनल यूपी डेट। मैं हूं आपके साथ आलोक। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि हमारा सबसे स्पेशल, सबसे ख़ास शो होता है और इस शो के ज़रिए हम उन ख़ास शख्सियतों से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने अपने काम के ज़रिए अपना एक मुकाम बनाया है, एक पहचान बनाई है, वो भी जनता के बीच। और आज हमारे साथ एक ख़ास शख्सियत हैं। वो शख्स नहीं, शख्सियत मैंने इसीलिए कहा कि जिन्होंने अपने काम के ज़रिए एक पहचान बनाई है तमाम सारे क्षेत्रों में। लेकिन आज वो हमारे साथ जो हैं वो एक जनप्रतिनिधि, एक लोक सेवक के तौर पर हैं। वो हैं सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी। राजेश्वर जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे सबसे स्पेशल शो में। सवाल बहुत से हैं, जाहिर सी बात है कि आपके पास जवाब भी बहुत से होंगे। राजेश्वर जी, खाकी से खादी तक का सफ़र और इस बीच तमाम सारे उतार चढ़ाव भी आए। अपने आप को राजेश्वर जी अगर मैं बात करूं तो कहां पे फिट पाते हैं? नहीं, मुझे तो भगवान की कृपा से सारे रोल्स में मैंने अपने आप को फिट पाया। इंजीनियरिंग करी, बीटेक, उसके बाद सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया, पुलिस में रहा, पुलिस में एसडीएसपी इलाहाबाद में पोस्टेड रहा, लखनऊ पोस्टेड रहा। बहुत ही अच्छा करियर था एज पुलिस ऑफिसर। बड़ा अच्छे काम किए, जनता की बहुत सेवा करी, क्राइम क्रिमिनल्स के पीछे बहुत काम किया। यंगेस्ट प्रेसिडेंट का गैलेंट्री मेडल मुझको मिला। बहुत इनकाउंटर्स किए, तो बड़ा ही सेटिस्फैक्शन था पुलिस में। हार्ड एंड क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई बहुत करी। उसके बाद अपॉर्चुनिटी मिली, काम को देखते हुए मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, जहाँ पे वाइट कॉलर क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शन करने का आपके पास मौका था, जहाँ पढ़ने के बहुत अवसर थे, जहाँ पे आपके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बहुत अपॉर्चुनिटीज़ थी। तो मैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में 2007 में गया और सबसे लंबा टेन्योर आज तक किसी अफसर का ईडी में रहा है तो वो मेरा रहा। मैं 2007 से 2022 एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में रहा। वाइट कॉलर क्रिमिनल्स के खिलाफ बहुत कार्रवाई करी हम लोगों ने और 3,500 करोड़ से ज़्यादा के उनके असेट्स जब्त किए पीएमएलए में। पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एक नया एक्ट था, उसको लागू कर पाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। उस एक्ट को बड़ा सक्सेसफुली हम लोगों ने इन्फोर्स किया और आज तो ईडी, जब मैं गया था तब तो कोई जानता भी नहीं था, आज तो बच्चे बच्चे की जुबान पे ईडी है। बिल्कुल, अब तो ऐसा लग रहा है कि इस इतनी खूबियां हैं, मैं कौन सा सवाल आपसे पूछूं राजेश्वर जी। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जब आपने उस दौर में इंजीनियरिंग करी, जब आईआईटी बीटेक करा है आपने धनबाद से किया, तब ऑप्शंस इंजीनियरिंग के बहुत कम थे और जो इंजीनियरिंग करता भी था तो वो विदेश में जाकर के सपना देखता था। तो उस वक्त राजेश्वर जी को कभी ऐसा नहीं लगा कि हाँ, मैं इंजीनियरिंग करके आईआईटी से देखिए कर रहा हूँ, धनबाद से कर रहा हूँ और मैं जाकर के विदेश में जाकर के रहूँगा, या विदेश सेवा की ओर थोड़ा सा कभी नहीं रहा? कि नहीं, बिल्कुल रहता है। उस टाइम मेरे साथ वाले बच्चे बहुत अच्छी अच्छी मल्टीनेशनल में, कोई स्लॉम्बर्जर में है, फिर का बहुत से बच्चे कोल इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में गए, फॉरेन की बहुत एमएनसीज में गए। लेकिन मेरा झुकाव था, चूँकि मेरे फादर भी पुलिस में थे, मेरी फैमिली में बाकी लोग भी सिविल सर्विसेज में थे, मामा लोग आईएएस अधिकारी थे, बड़े वाले ब्रदर मेरे ऑलरेडी इनकम टैक्स में बहुत सीनियर पद पे थे। तो मेरा झुकाव था कि मुझे सिविल सर्विसेज की ओर जाना चाहिए एंड गॉड वॉज काइंड। मैंने एग्ज़ाम दिया और पहली बार में ही मैं स्टेट सर्विसेज में सेलेक्ट हो गया और मुझको पुलिस मिल गई, जो पुलिस मेरी एक इच्छा थी, मेरे फादर की भी इच्छा थी, मेरे भी मन में था कि पुलिस ज्वाइन करनी चाहिए। अच्छा, घर में आपने जिस तरीके से आपकी इच्छा थी, तो एक होता है कि डीएनए, एक पारिवारिक माहौल की, हाँ अगर बेटा इंजीनियर है ये तो पापा इंजीनियर हैं तो बेटा भी बनेगा, या टीचर हैं कोई जैसे, तो ऐसे था कि माहौल ही थोड़ा ऐसा था कि एक परिवेश भी इसी परिवेश में रहे कि हाँ, ये डिसाइड कर लिया था कि जाना पुलिस में ही है।
नहीं नहीं, वो माहौल रहता ही है, सिविल सर्विसेज का एक एनवायरनमेंट रहता है, घर में बातचीत भी उसी तरीके से होती है कि जब फादर अखबार पढ़ते थे बताते थे कि भाई ये आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस आर्टिकल को पढ़ो, देखो ये आर्टिकल कभी यूपीएससी दोगे तो वहाँ ये काम आएगा, फॉरेन पॉलिसी का ये आर्टिकल है, देखो गवर्नेंस पे कितना अच्छा आया, देखो प्रेसिडेंट की पावर्स को डिफाइन करता। तो बातचीत का एक बड़ा दिन भर का जो रहता था बहुत ज़्यादा उसका फ़र्क पड़ता था, और हम लोग इन्वॉल्व रहते थे। बड़े वाले ब्रदर एग्ज़ाम दे के आ चुके थे, सिस्टर भी एग्ज़ाम दे के आ चुकी थी, तो डेफिनेटली एक परिवार में एक माहौल था कि सिविल सर्विसेज में जाना है। जी, तो उसके बाद फिर ये क्रम यूं ही अनवरत बढ़ता रहा और राजेश्वर जी भी कहीं ना कहीं अग्रसर होते गए। फिर राजनीति में आने का फिर विचार मतलब पहले से था या अचानक आया, या कोई किसी ने प्रेरित किया आपको? नहीं, मेरे मन में था कि जब एक आदमी मतलब आपका एक एक्सपीरियंस हो जाता है, मेरे मन में था कि जब अपनी फील्ड में आप एक्सेल कर चुके हो तो आपको पॉलिटिक्स में आना चाहिए। पॉलिटिक्स इज़ नेशन बिल्डिंग, बहुत ही वाइड स्पेक्ट्रम है। नौकरी का पुलिस में आप हैं, आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट तक आप सीमित हैं, ईडी में आप हैं, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक्ट है, बहुत ही 28 एक्ट हम लोगों को पढ़ते थे, स्पेक्ट्रम ब्रॉड हुआ, पैन इंडिया हमारे ऑपरेशंस होते थे, सेंसिटिव मैटर्स हम लोग हैंडल करते थे, टफ था लेकिन एक्सपोजर मिला। बट पॉलिटिक्स अपने आप में एक स्पेक्ट्रम बहुत वाइड है, आपको लॉ इन्फोर्समेंट भी देखना है, डेवलपमेंट भी देखना है, शिक्षा भी देखना है, ट्रांसपोर्ट भी देखना है, आपको सारी चीज़ें देखनी है, गरीब हर वर्ग को देखना है। तो डेफिनेटली जब आप अपनी फील्ड में एक्सेल कर चुके हों, मेरा मानना है आदमी को पॉलिटिक्स में आना चाहिए और अपना जो आपका एक्सपीरियंस है वो कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अल्टीमेटली कंट्री को क्या चलाता है? अच्छे कानून, अच्छी पॉलिसीज़, और अच्छी पॉलिसीज़ कौन बनाएगा? जो अपने क्षेत्र में एक्सेल कर चुका हो। तो मेरा तो सबसे यही रहता है कि ज़रूर आना चाहिए, इसी विचार से मैं पॉलिटिक्स में आया। अच्छा, आपने जिस एक्सेल शब्द का इस्तेमाल किया तो वो प्रशासनिक कामकाज जो था वो लगता है कि हाँ पूरा कर लिया, अब जनसेवक के रूप में काम करना है? जी जी, बिल्कुल लगता है कि जैसे मैं देखता था कानूनों में कहाँ कमियां हैं, कहाँ पे कानून स्ट्रिंजेंट होने चाहिए, क्योंकि मैं एक लॉ इन्फोर्सर था। अब लॉ इन्फोर्सर से लॉ मेकर वाले रूल में आ गए, हम लोग रोल में आ गए। तो अब अच्छे लॉज बनाने के लिए मैं लगातार सजेशंस देता रहता हूँ, कहाँ पे कानून कड़े होने चाहिए, कहाँ पे कानून में कमियां हैं, कहाँ पे जैसे ट्रायल्स हमारे स्लो हो रहे हैं, कहाँ पे स्पेशल कोर्ट्स बनने चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मेरे दौरान 15 साल जो मेरा ईडी का करियर था, कई बार हम लोगों ने कलेक्टिवली अमेंड करा के उसको स्ट्रॉन्ग बनवाया कि ताकि कोई वाइट कॉलर क्रिमिनल बच ना जाए। तो ये आपका कंट्रीब्यूशन रहता है कि आप अपनी फील्ड में एक्सेल कर चुके हैं, कंट्री को आप अच्छी चीज़ दें। तो मेरा मानना है डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स जो भी अपनी फील्ड में हो, अच्छे टीचर्स, लेक्चरर्स, सबको बाद में पॉलिटिक्स में, जनसेवा में, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। जी, जिस तरीके से योगदान की आपने बात की, एक तरफ नहीं लगता है एक तरफ कड़क एकदम पुलिस ऑफिसर, एनकाउंटर के लिए जाना जाने वाला, और दूसरी तरफ एक जनसेवक के रूप में, तो थोड़ा सा विरोधाभास नहीं लगता है कि आपके नाम तो 23 एनकाउंटर है? बड़े बात किसी को नहीं छोड़ा। देखिए, वो रोल था, वो उस टाइम पुलिस डिमांड करती है कि एक टफ अफसर होना चाहिए, आप क्रिमिनल से बहुत सॉफ्ट तरीके से नहीं डील कर सकते हैं। तो आप उस तरह के रोल में थे, तो आप वो वाला रोल कर रहे थे। लखनऊ में जब मैं पोस्टेड था, लखनऊ में ही मुझे याद है कि 14-15 इनकाउंटर्स लगातार लखनऊ में हुए, एक से एक हार्डेंड क्रिमिनल्स मारे गए। कहीं जो रात में डकैती डालते थे, कच्चा बनियान गिरोह वाले, उन लोगों के साथ इनकाउंटर्स हुआ। बाकी जो दिन में डकैतियाँ डाल रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, तो उसके साथ आपका एक रोल बड़ा टफ होता है। तो वो एक टफ रोल किया, और जनता के बीच तो आप सर्वमान्य होना चाहिए, तो यू हैव टू बी बहुत ही हम्बल होना चाहिए। तो वो रोल तो बहुत अच्छा रोल है, लेकिन डेफिनेटली एक चेंज बड़ा सा टफ होता है। नौकरी में आप रहते हैं, खास तौर में आने से पहले मैं ईडी में था, एक बड़ा ही कंट्रोल्ड सा एनवायरनमेंट था, कौन आपके ऑफिस आ सकता था ये भी आपको मालूम है, कितना वो बोलेगा, कितना उसको छूट है ये भी आपको मालूम थोड़ा है। आपने किसी को नहीं, चाहे 2G कोटा लेके हो, चाहे स्पेक्ट्रम मामला हो, चाहे मधु कोटा का मामला हो, बचा आपसे कोई भी नहीं। वो तो देखिए, जब ईडी मैंने कहा वाइट, जब आप शिफ्ट करते हैं पुलिस से ईडी में आया, तो आपका स्पेक्ट्रम चेंज हुआ, तब आपको पता चला कंट्री की अर्थव्यवस्था कितनी इम्पॉर्टेंट है और उसको कैसे लोग खोखला कर रहे हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो 2G स्कैम हो या CWG कॉमनवेल्थ घोटाला हो, उसकी जांच करी, कोल स्कैम हो, उसकी जांच करी, मधु कोटा चीफ मिनिस्टर थे, उनके खिलाफ जांच करी, उनके असेट्स अटैच किए, जगन रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे, उनके असेट्स अटैच किए, चौटाला। तो लगातार बड़े केसेस, हाई प्रोफाइल केसेस जो थे,
सेंसिटिव मैटर्स थे, कोर्ट मॉनिटर्ड मैटर्स थे, पब्लिक की बहुत एक्सपेक्टेशंस थी। तो वहाँ पे आपने बहुत काम करने का अवसर भी मिला और बहुत निष्पक्षता से हम लोगों ने काम किया। पब्लिक ने और कोर्ट्स ने बहुत अप्रिशिएट किया और इस हद तक अप्रिशिएट किया, मैं हिंदुस्तान में इस बात को कहता हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास करके मुझको ईडी में परमानेंट एब्जॉर्ब कर दिया। ये अपने आप में यूनिक ऑर्डर था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब इतना अच्छा हमारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, इसको परमानेंट ईडी में रहना चाहिए और 3 दिन के अंदर सरकार इनको एब्जॉर्ब करे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑर्डर से मैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से मैं एब्जॉर्ब हुआ। मेरे पास 12 वर्ष की नौकरी बची हुई थी जब मैंने वीआरएस लिया। फिर एक हद के बाद मुझे लगा कि नहीं, अब हमको पॉजिटिव काम करना चाहिए। एजेंसीज का काम क्या है, पुलिस का काम भी है बंद कर दो, ईडी का काम भी है असेट्स अटैच कर दो। अब पॉलिटिक्स इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव काम के लिए हम लोग पॉलिटिक्स में आए हैं। डेफिनेटली विद एन एक्सपोजर, विद एन एक्सपीरियंस कोशिश कर रहे हैं कि जनता की लाइफ को कैसे और अच्छे सुगम बनाएं, कैसे और उसको ईजी करें। बिल्कुल, और उसका असर भी मैं देख रहा हूँ धरातल पर, ज़मीन पर। जिस क्षेत्र का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, सरोजनी नगर का, उसके हालात पहले जो कैसे थे और अब ऐसे हैं, वो वहाँ का जनता बता रही है। वहाँ पे कैसे हालात थे, कितनी सरकारें रहीं, वहाँ पे पहले एमएलसी रहे, लेकिन अब जो चीज़ है वो तस्वीर बदल रही है। और इस क्षेत्र में अब आपको क्या लगता है, जब आपने नया नया पद संभाला, आपको सरोजनी नगर की जनता ने सर आँखों पर बिठाया, तो क्या लगता है किस तरीके से बदलाव होता नज़र आ रहा है और क्या बदलाव करना है आने वाले समय में? नहीं, सरोजनी नगर की जनता बहुत अच्छी है, बहुत दिल से मानती है। मुझको जानते भी नहीं थे, 15 दिन 18 दिन सब ने मुझे जज किया। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता था कि जनता आपको सुनने के लिए, आपका विजन जानने के लिए घंटों रोड पे खड़ी रहती थी। जब मैं प्रचार में आया, घंटों हम लोग प्रचार करते थे। सवेरे 6 बजे शुरू करते थे, रात 10 बजे तक चलते रहते थे। प्रोग्राम में लेट भी हो जाते थे, लेकिन लोग रोड पे खड़े रहते थे, जनसभा स्थल पे घंटों वेट करते थे। वो जानना चाहते थे आपका विजन क्या है। और जब उन्होंने जान लिया तो उसके बाद इतने अभूतपूर्व मतों से जिताया। पहली बार के कैंडिडेट को 60,000 वोटों से जिता देना बहुत बड़ी बात है। जनता का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत हृदय से उनका आभार करता हूँ, हमेशा करता हूँ। फिर मेरे मन में अपने आइडियाज़ थे, बच्चों के लिए काम होना चाहिए, महिलाओं के लिए उनको आत्मनिर्भर बनना चाहिए, युवा के सपने होते हैं उन्हें साकार करना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण हमारे वृद्धजन होते हैं जिनके कारण आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, उनके लिए हमें करना चाहिए। तो हर वर्ग के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बच्चों के लिए लोग कहते हैं बड़ी इनोकुअस सी चीज़ है झूले। मैंने अब तक 60 स्कूलों में झूले ही लगवा दिए CSR फंड से। बच्चे जो है कितने खुश रहते हैं, प्राइमरी स्कूल के स्कूल आते हैं, झूला झूलते हैं, खेलते हैं, और टीचर्स इतने खुश रहते हैं, कहते हैं अब सारे बच्चे स्कूल में टिके रहते हैं। पहले कोई टीचर नहीं आया, सब बच्चे गांव के घर भाग जाते थे, लेकिन अब क्या होता है, झूले के चक्कर में जब झूला झूलते रहते हैं फिर अगली क्लास में चले जाते हैं। तो एक तो अटेंडेंस बढ़ी, दूसरा बच्चों की मुस्कुराहट तो अनमोल होती है। बच्चों के चेहरों, मेरा टारगेट है कि सारे 193 हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल हैं, सब में मैं 5 वर्षों में झूले लगवाऊँ, बच्चों के खेलने के अवसर हों। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है, जो बहुत दिल के मेरे करीब है, युवाओं की शिक्षा। ये यूथ के एस्पिरेशंस बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, यूथ के सपने। हमें उन्हें सपने देखने के लिए भी प्रेरित करना है, प्रोत्साहित करना है, और वो आगे बढ़ें। जितना यूथ आगे बढ़ेगा उतना देश आगे बढ़ेगा। हमारे यहाँ 35 करोड़ आबादी 25 साल से 35 साल के बीच वालों की है। इंडिया इज़ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यही हमारा सबसे बड़ी शक्ति है, यही हमारा पोटेंशियल है। और आने वाले समय में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, डिजिटल लिटरेसी। अब शिक्षा के मायने बदल चुके हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आप देखेंगे सरोजनी नगर में हम डिजिटल एम्पावरमेंट सेंटर्स खोल रहे हैं। उसमें हम बच्चों को ही हम प्रेरित कर रहे हैं कि आप एंटरप्रेन्योर बनिए, आप जो है व्यवसाय के रूप में भी इसे देखिए। बच्चों को हम कंप्यूटर्स गिफ्ट कर रहे हैं, 5-5 कंप्यूटर का गिफ्ट, प्रिंटर, स्कैनर, उनको हम इंटरनेट कनेक्शन, वाईफाई, और उनके यहाँ ट्रेनिंग क्लासेस चला रहे हैं। बच्चे खुद लोगों को ट्रेन भी कर रहे हैं, हमारे ट्रेनर्स भी लगे हुए हैं, और वो एक कॉमन सिविल सेंटर जैसे आपका कॉमन सर्विस सेंटर है उसका भी काम कर रहे हैं। वो बच्चे ही अपने क्षेत्र के गरीब लोगों का फॉर्म भरवाना, पेंशन दिलवाना, राशन कार्ड बनवाना, उसका भी काम कर रहे हैं। और तीसरा, डिजिटल लिटरेसी आगे बढ़ रही है। अभी जान के आपको हर्ष होगा, अभी कल ही मैंने कार्यक्रम किया, हमने 3 महीने से ये कार्यक्रम चला था, 6 बच्चों की बहुत अच्छी नौकरियां लगीं। तो उन बच्चों को मैंने लैपटॉप भी गिफ्ट किया, मैंने शुभकामनाएं भी दी। इतनी प्रसन्नता थी उनके चेहरे पे कि आपने डिजिटल लिटरेसी सीखी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, टैली, और खुद योग्य बन के नौकरी मिल रही है। मेरा तो टारगेट है
कि हिंदुस्तान में सब जगह यही होना चाहिए कि नौकरियां बच्चों को ढूंढते हुए आएँ, बच्चे हमारे वेल्थ के क्रिएटर बने, अपने आप में वेल्थ जनरेट करें। ये हम लोग का टारगेट है। तो राजेश्वर जी, आपने स्कूलों को लेकर के बात की, आपने महिलाओं को लेकर के बात की, बुजुर्गों को लेकर के बात करी, यानी कि सबके हितों को लेकर के। जब हम युवाओं को लेकर के बात करते हैं और युवा हंसते जब परवान चढ़ती हैं तो ज़िंदगी को देखने का इंसान का नज़रिया बदल जाता है। और युवाओं को क्या चाहिए? एक अदद रोज़गार। रोज़गार को लेकर के, रोज़गार सृजन को लेकर के योगी सरकार लगातार इस संदर्भ में काम कर रही है। और उस संदर्भ में अगर मैं राजेश्वर जी का बात करूं, अगर एक विधायक के तौर पर, एक प्रतिनिधि के तौर पर, उनका क्या कुछ योगदान है युवाओं को रोजगार को लेकर के? देखिए, पहले तो मैं योगी जी का बताता हूँ। योगी जी का जो दृष्टिकोण है युवाओं के लिए वो अद्वितीय है। वो चाहते हैं हर युवा को रोज़गार मिले। कैसे मिले? उनकी स्किल ट्रेनिंग, स्किल अपग्रेडेशन, डिजिटल लाइब्रेरी हर स्कूल में लगवा रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा, कौशल विकास के लिए सबसे ज़्यादा कार्य उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और स्किल हो गई, डिजिटल एजुकेशन आ गई, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है निष्पक्ष तरीके से एग्ज़ाम होना। वो खाली उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। पहले क्या होता था? पुरानी सरकारें रहीं, रोज़ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से एग्ज़ाम कैंसिल होते थे, सीबीआई इंक्वायरीज होती थी, यहाँ तक कि चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट को हाई कोर्ट को हटाना पड़ा। योगी जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व है, निष्पक्षता से इम्तिहान हो रहे हैं। डिग्री की युवा के वैल्यू है। जो बच्चा उत्तर प्रदेश से आज डिग्री लेके कहीं भी नौकरी मांगने जा रहा है, उसे नौकरी मिल रही है। नहीं तो पहले ये डिग्री संदिग्ध थी, लोग कहते थे नकल करके यूपी में पास हो गया होगा। योगी जी का सबसे बड़ा योगदान है, 6.5 लाख नौकरी युवाओं को दी और बिल्कुल निष्पक्षता से उनकी मेरिट के आधार पर उनको नौकरी मिली। ये अद्वितीय है। बिल्कुल, जब से नौकरी की बात की, बल्कि अब स्वरोजगार को लेकर भी जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो पूरा है फोकस है कि अब आप सर्विस प्रोवाइडर बनाइए, अब आप रोज़गार प्रोवाइडर बनिए, लोगों को रोज़गार दीजिए। इस संदर्भ में भी कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, स्किल्स प्रोग्राम चल रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं। उस दिशा में आप कितना काम देख रहे हैं और योगी जी का कितना फोकस है, हाँ, कि अब इसको रोजगार नहीं स्वरोजगार पे भी करना है फोकस? अब देखिए, योगी जी ने यूपी की तस्वीर बदल दी। ओडीओपी आज पूरा इंडिया बात कर रहा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की। जी। कितना महत्वपूर्ण, बच्चों को कितना अपॉर्चुनिटी मिली। आप जिस परिवेश में जहाँ रह रहे हैं वहाँ के उत्पाद को बढ़ाना, उत्पादकता को बढ़ाना, अपने को ट्रेन करना और आगे ले जाना, पूरे विश्व में ओडीओपी की चर्चा है। आज उत्तर प्रदेश से 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का निर्यात हो रहा है, एक्सपोर्ट 2 लाख करोड़ के हो रहे हैं। क्या कभी किसी ने कल्पना करी थी? नहीं करी थी। आज एमएसएमई 90 लाख से ज़्यादा एमएसएमई आज उत्तर प्रदेश में स्थापित हो गई हैं योगी जी के कारण। योगी जी की नीतियों के कारण लोन आसानी से मिल रहा है, स्किल अपग्रेडेशन हो रहा है, कौशल विकास हो रहा है और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में योगी जी ने उत्तर प्रदेश को 14वें से दूसरे स्थान पे ले आए हैं। कितना आसान है यहाँ पे बिजनेस स्टैब्लिश करना, कितना आसान है बिजनेस करना। और सबसे महत्वपूर्ण, ये सब तब होता है जब एक बहुत अच्छा कानून व्यवस्था हो, लॉ एंड ऑर्डर उत्कृष्ट हो। जब उत्तर प्रदेश आज हिंदुस्तान के सेफेस्ट, सबसे सुरक्षित राज्य के रूप में योगी जी ने स्थापित कर दिया। ऐसे हैं योगी आदित्यनाथ। युवाओं के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता? बिल्कुल, यानी कि जिस यूपी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अब न्यू यूपी की बात करिए, यूपी भूल जाइए, तो उस दिशा में अब पूरी तरीके से काम होता नजर आ रहा है। बिल्कुल। यूपी में देखिए, शांति, सबसे पहले शांति होनी चाहिए। 62,000 से ज़्यादा अपराधी गैंगस्टर एक्ट में जेल भेजे गए। उनकी 2,000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्तियां जब्त हुई। 62,000 एकड़ ज़मीन माफियाओं से मुक्त कराई गई। 200 से ज़्यादा शातिर अपराधी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मुठभेड़ों में मारे गए। तब आज शांति है, तब आज एक वातावरण है पॉजिटिव कि आप बिजनेस कीजिए, पढ़ाई कीजिए, शिक्षा में आप आगे बढ़िए और निर्भीक होके कोई भी कार्य कीजिए। ये योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को दिया है, जिसके कारण आज उत्तर प्रदेश, हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं। आज दूसरी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश है। 25 लाख करोड़ की 32 लाख करोड़ हम होने जा रहे हैं। आज हमारा बजट 7.5 लाख करोड़ का हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा बजट है। कभी किसी ने कल्पना करी थी? कभी नहीं करी थी।
बिल्कुल है, यानी कि कह सकते हैं यूपी में है दम, जुर्म है कम, और अब वो हालात, वो तस्वीर बदलते नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आपने शांति की बात की, एनकाउंटर को लेकर के बात की, भाई हम तो जर्नलिस्ट हैं, सवाल दोनों तरफ से पूछेंगे, पक्ष से भी और विपक्ष से भी। जिस एनकाउंटर को लेकर के लगातार बात उठती है, उस एनकाउंटर को लेकर के विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है। इस पर जरा मैं आपकी एक टिप्पणी चाहूँगा। देखिए, विपक्ष तो परेशान है कानून व्यवस्था को लेके। जी। इतनी अच्छी कानून व्यवस्था हो गई है, दंगे होने खत्म हो गए हैं, अपराध में, गंभीर अपराध में 50% की कमी आई है, महिलाओं के प्रति अपराध कम होता चला जा रहा है। तो विपक्ष परेशान है कि जनता योगी जी के समर्थन में कैसे इतनी बढ़ती जा रही, योगी जी के खिलाफ क्या बोले। तो इसलिए वो इनकाउंटरों पे, बुलडोज़र पे, ऐसे मुद्दों पे उंगली उठाता रहता है। अरे बुलडोज़र तो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे हिंदुस्तान में क्या विरासत में मिला, आज की तारीख में 5 करोड़ 10 लाख मुकदमे विभिन्न अदालतों में पेंडिंग चल रहे हैं। 1,80,000 मुकदमे जो हैं 30 वर्ष से ज़्यादा लंबित हैं। सोसाइटी क्या चाहती है? जस्टिस हो, कोई अपराध हुआ, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो। क्या 30 साल पेंडिंग रहेगा तो उसे न्याय मिलेगा? पुरानी कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यदि अपराधी ने अवैध निर्माण कर रखा है और अवैध धन पे उसने संचय करके उसका आराम उठा रहा है, वो तो जब्त होना चाहिए, वो तो गिरना चाहिए। जनता भी चाहती है, हम लोग भी चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी की इच्छा शक्ति है कि इन अपराधियों की ध्वस्तीकरण हो रहा है, इनके ऊपर बुलडोज़र चल रहा है और ये माफिया मारे जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों बहराइच जैसे मामले सामने आए, सरकार ने भी उसका माकूल जवाब दिया। कि क्या लगता है कि किस तरीके से हालात बदल रहे हैं, तस्वीर बदल रही है, लेकिन विपक्ष जो है वो बयानबाजी से बाज नहीं आ रहा, और लेकिन उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जवाब पूरा दे रहे हैं, और जनता उनके साथ है, योगी जी के साथ। जनता योगी जी के साथ है, जनता का विश्वास योगी जी पे है। वो जानती है कि योगी जी निष्पक्ष हैं, निर्भीक हैं और निर्विवाद हैं, किसी विवाद में नहीं रहते हैं। वो जनता के हित के कार्य करते हैं, प्रदेश के हित के कार्य करते हैं। विकास के लिए कानून व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है और अपराधियों को सही जगह दिखाना, ये तो शासन का काम यही है जो योगी जी बखूबी से कर रहे हैं। तो जनता तो बहुत खुश है। मैं तो क्षेत्र में जानता हूँ, योगी जी का नाम लेते ही जनता के चेहरे पे खुशी आ जाती है। जी बिल्कुल, वो अक्सर एज बीइंग जर्नलिस्ट मैं भी उस चीज़ को महसूस करता हूँ। लोग किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों को सराहते हैं, उनकी कार्य योजना को। अगर मैं राजेश्वर सिंह जी से बात करूँ तो उनको क्या कुछ ऐसी, उन योगी जी के व्यक्तित्व की कौन सी ऐसी चीज़ बहुत अच्छी लगती है जो कहते हैं हाँ ये मैं इसको आत्मसात करना चाहता हूँ? योगी जी स्पष्टवादी हैं, योगी जी त्वरित काम करते हैं। मैं तो क्षेत्र की समस्या लेके जाता हूँ, मुझे लगता है 5 मिनट लगता है, निस्तारण कर देते हैं। सबसे बड़ी हमारी समस्या जल भराव की थी, सरोजनी नगर और लखनऊ की सबसे बड़ी। मैंने उनसे कहा कि साहब जल भराव है, बोले आप समाधान भी बताइए। हम लोगों ने समाधान बताया कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी किला मोहम्मदी ड्रेन जो है वो चौक चल रही, जिससे गंदा पानी निकलता है, वर्षा का अत्यधिक जल निकलता है। उसके लिए तत्काल सर्वे करा के 72 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए। 1 दर्जन से ज़्यादा नाले बनाने की स्वीकृति दे दी। तो ऐसे योगी जी हैं, बिल्कुल स्पष्ट हैं और कोई भी काम तत्काल करते हैं। यही एक गुण होना चाहिए, डिसाइसिव हैं। और एक तो मैं आपको एपिसोड बताता हूँ, जब कोविड फैला हुआ था, डेल्टा वेव थी, मुझको भी कोविड हो गया था, मैं हॉस्पिटलाइज था। तो योगी जी का फ़ोन आया कि राजेश्वर आपके बारे में पता चला, तबीयत ठीक नहीं, आप एडमिट हैं, कैसे? मैंने कहा सर मैं तो ठीक हूँ, आपकी आवाज़ भारी है। बोले नहीं मुझको भी कोविड हो रखा है। मैंने कहा साहब आप तो काम कर रहे हैं, मैं तो भी आपका मीटिंग का टीवी पे देख रहा था बिस्तर पे। उन्होंने कहा भाई मैं अगर अस्पताल चला गया तो प्रदेश को कौन देखेगा, हमारे साथियों के मनोबल का क्या होगा? तो ऐसे आदमी हैं जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी कोविड होने के बाद भी आवाज़ बैठी हुई थी, तब भी मीटिंगें ले रहे थे, तब भी ऑक्सीजन की सप्लाई, वेंटिलेटर्स की सप्लाई और बेड्स की सप्लाई उपलब्ध करा रहे थे, तब भी लोगों को मोटिवेट कर रहे थे। अपनी जान की जिसको परवाह ना हो, मतलब अपनी जनता के लिए, ऐसा नेता तो मिल ही नहीं सकता। जी, एक विधायक जब जाता है मुख्यमंत्री जी के पास अपनी समस्याओं को लेकर के, और ख़ास करके आप उस क्षेत्र से आते हैं जहाँ पर 60,000 से अधिक आप वोटों से जीता है, तो आपने रिटर्न गिफ्ट में क्या कुछ दिया सरोजनी नगर की जनता को? मेट्रो को लेकर के सरोजनी नगर में बहुत हो रहा था कि इसका विस्तार किया जाए, अमौसी से थोड़ा बंथरा था। नहीं बिल्कुल होगा मेट्रो का। इंटरव्यू करने आ रहा था तो मुझसे जनता ने पूछा कि आप राजेश्वर सिंह जी से पूछेगा ये सवाल। ये सरोजनी नगर की जनता का सवाल है। नहीं देखिए, सरोजनी नगर की जनता के लिए पहले वहाँ बसेज नहीं चलती थी, हमने बस बनी तक
बसेस को चलवाया। हमारे जो है हरौनी मंथरा ट्रेनें रुकना मेमू की बंद हो गई थी कोविड के बाद, उसको हम लोगों ने रुकवाया, और इसको भी मेट्रो को मंथरा तक भी ले जाएंगे और पीजीआई तक भी ले जाएंगे। ये आने वाले समय में इसका एक्सपेंशन होगा और ज़रूर होगा। और सरोजनी नगर के लिए तो हम लोग समर्पित हैं। बच्चों के स्कूलों में झूले लग रहे हैं, युवाओं का निःशुल्क ट्रेनिंग कंप्यूटर की चल रही है। मेरा टारगेट है कि 50,000 बच्चों को मैं डिजिटल लिटरेसी दूं, उनको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, टैली, C+ सिखा के उन्हें रोजगार के अनुरूप बनाऊं। लगातार मैं सशक्तिकरण केंद्र स्थापित कर रहा हूँ और युवा बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। बेटियों के लिए आपको जान के हर्ष होगा, अब तक 25 से ज़्यादा कॉलेजेस में बेटियों की जितने कॉलेज मैंने डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित कराई है, 10-10 कंप्यूटर्स दे के, और सारे कंपटीशन का जो भी स्टडी मटेरियल है, नीट का हो चाहे IIT का हो चाहे उनके अदर एग्ज़ाम्स का, वो सब उनको फ्री उपलब्ध कराया है। तो बेटियां कंप्यूटर सीख रही हैं। सरोजनी नगर के हर कॉलेज में डिजिटल लिटरेसी लगातार बढ़ रही, और योगी जी ने भी इस पे जोर दिया है। अब इस बार बजट में डिजिटल क्लासेस बनाने के लिए, डिजिटल क्लासरूम, स्मार्ट क्लासेस लगाने के लिए अलग से बजट दिया गया है। सरोजनी नगर में ये काम हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं। हमने अब तक 13 कॉलेजेस में स्मार्ट क्लासेस भी लगाए हैं। और एक ज़रूर आपसे कहूँगा कि हमारा पहाड़पुर का स्कूल देख के आइए। पहाड़पुर का हमारा प्राइमरी स्कूल जिसको मैंने गोद लिया है, वहाँ आज स्मार्ट क्लासेस हैं, वहाँ आज रोबोटिक्स की क्लासेस हैं। छोटे बच्चे रोबोट बनाना सीख रहे हैं। कभी आपने सुना नहीं होगा। कैसा रोबोट बना रहे हैं कि अंधे आदमी के लिए स्टिक बना रहे हैं कि यदि किसी चीज़ के पास स्टिक जाएगी दीवार के पास तो बीप करेगी। डस्टबिन का रोबोट बना रहे हैं, डस्टबिन भर जाएगी तो अपने आप बीप देगी। वो सीख रहे हैं क्या रोबोटिक्स क्या होता है। फ्यूचर क्लासेस चल रही हैं। तो जो हम लोग का विजन है उसको हम लोग साकार करना चाह रहे हैं, और सबकी प्रेरणा योगी जी से मिलती है, मोदी जी से मिलती है। इन लोगों को इतना ज़्यादा प्रेरित करते हैं ये सबको कि हमें देश को आगे ले जाना। देश आगे तभी जाएगा जब हमारा युवा और बच्चे आगे जाएंगे। राजेश्वर जी, आपने कहा आप मेरा काम देख के आइएगा, तो मैं बहुत बारीकी से आपके काम को देखता हूँ, नज़र रखता हूँ। आपने जिस तरीके से खाने को लेकर के अपनी माँ के नाम एक जगह आप गए, वहाँ पर सस्ते में भोजन उपलब्ध करा, क्या इसको और विस्तार देने की योजना है? सस्ते में नहीं, निःशुल्क भोजन। 4,000 लोग प्रतिदिन निःशुल्क भोजन ग्रहण करते हैं। लोक बंधु अस्पताल में, मेरे ऑफिस के बाहर, और जहाँ पे बनता है भोजन वहाँ 3 जगह पे 2,000 लोग प्रतिदिन मॉर्निंग में और 2,000 शाम को। मेरा मानना है अस्पताल में लोग आते हैं, हमारा लोक बंधु अस्पताल में 1,700 से 1,000 का पर डे का फुटफॉल है। आदमी बीमारी में भागा चला आ रहा है, भोजन की उसके पास व्यवस्था होनी चाहिए। तो बहुत अच्छा चल रहा है। पिछले 1.25 वर्ष से लगातार तारा शक्ति निःशुल्क रसोई चल रही है, और जनता बहुत खुश है, और हमको भी उससे बहुत संतुष्टि मिलती है। बिल्कुल, वो अपनी माँ के नाम है आपके, बिल्कुल। वो भले ही हमारे बीच नहीं, लेकिन उनके आदर्श हमेशा हम सबके पीछे, जिन्हें हम सब आत्मसात करते हैं। बहुत सारी राजनीति की बातें हो गई, किसको आत्मसात करते हैं। थोड़ा जब मैं परिवार की तरफ आता हूँ, थोड़ा घर में कैसा माहौल है, किस तरीके से, अगर मैं बात करूँ भाई लक्ष्मी मैडम के बारे में, तो एक IPS ऑफिसर है, वो भी महिला कमिश्नर, पहला उनका रिकॉर्ड है। तो घर में कैसा माहौल है, उतना ही कड़क है या बड़ा सॉफ्ट? नहीं, घर में माहौल बहुत अच्छा रहता है। हम लोगों का शुरू से ये सिद्धांत रहा है, हम लोग अपना काम घर में नहीं डिस्कस करते हैं। कितनी बार होता है, जैसे आज ही मैं देख रहा था, मैंने उनको उनकी कटिंग भेजी कि उन्होंने आज ऑपरेशन प्रहार शुरू किया कि बच्चों के स्कूल के बाहर जो ड्रग्स बिकती हैं 100 टीमें बना के, तो मैंने भेज दिया उनको लिख के, एक्सीलेंट वर्क। तो हम लोग को एक दूसरे का काम अखबार से कितनी बार पता चलता है कि क्या कर रहे हैं। उस दिन उन्होंने भेजा कि आपका जो है, मेरी ट्वीट उन्होंने देखी होगी, जो तारा शक्ति केंद्र हमारे चल रहे हैं, हमने 135 सिलाई सेंटर सरोजनी नगर में स्थापित किए, और 1,500 सिलाई मशीन महिलाओं को उपलब्ध कराई है निःशुल्क। इतना अच्छा काम महिलाएं कर रही हैं, हमारी मातृशक्ति कर रही। तो उस दिन उन्होंने उसका आर्टिकल देखा, बोली आपने 135 स्टैब्लिश कर दिए 2 साल में। वो स्टंट थे। हमने कहा भाई यही काम हम लोग करते हैं, तो हम लोग घर, जो हम लोग के अपने काम है वो हम लोग घर में ऐसे नहीं डिस्कस करते। घर में घर की चीज़, बच्चे की पढ़ाई, बच्चे को स्कूल छोड़ना, बच्चे के स्कूल में क्या चल रहा है, बाकी क्या हो रहा है, वी डिस्कस दैट। इसलिए सलाह नहीं रहती कि हाँ महिलाओं के लिए आप काम कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात भी करती हो? नहीं, उनका करने का तरीका अलग है। वो पुलिस अफसर है, वो अपना क्राइम देखती है। हम लोग पॉजिटिव काम करते हैं कि महिलाएं कैसे आगे बढ़े। अब मेधावी बच्चे हैं, बेटियां हैं। अब तक सरोजनी नगर में आपको जान के खुशी होगी, हम 1,000 मेधावी बच्चों को साइकिल और टैबलेट गिफ्ट कर चुके हैं।
गांव-गांव से बच्चों को ढूंढते हैं जिनका 60%, 70%, 80% आया हो। ये प्रतिभा को जितना आगे बढ़ाएं, योगी जी का भी यही मानना है, हमें प्रतिभा को आगे बढ़ाना है, घर से ढूंढ के लाना है, उन बच्चों को संसाधन उपलब्ध कराने। इसीलिए योगी जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं पूरे हिंदुस्तान में, ये रिकॉर्ड है। तो हम लोग का भी प्रयास रहता है सबसे ज़्यादा संसाधन बच्चों को उपलब्ध कराना। अच्छा, बच्चे की खुशी देखिए साइकिल और टैबलेट पाके, ये तो आप कभी महसूस कीजिए। बिल्कुल, वो मैं देखता हूँ कि सरोजनी नगर में आपने सेंट थॉमस के पीछे शांति नगर में भी जो पार्क है वहाँ पे भी झूले लगवाए, वहाँ पर बुजुर्ग भी आते हैं और बच्चे भी आते हैं, तो वो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी काफ़ी उपयोगी है। तो लगातार जब मैं परिवार को लेकर के बात कर रहा था, आपके बहनोई भी पुलिस में हैं, भाई भी हैं, तो सब लोग जब एक कभी त्योहार पे मिलते होंगे तब किस तरीके का माहौल रहता है घर में? नहीं, सब प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। किसी के कुछ एक्सपीरियंसेस रहते हैं, वो अपना शेयर करता है कि भाई कोई मतलब बहुत अच्छा सा, हर समय बहुत लाइट सा माहौल रहता है। एक दूसरे की तारीफ ही करते हैं, किसने क्या अच्छा किया, किसके बारे में क्या पता चला, तो चुटकुले भी हो जाते हैं। तो अच्छा रहता है, बहुत एक लाइट मूड। हाँ, बहुत लाइट रहता है। योगी जी ने कभी नहीं ऐसा कि हाँ राजेश्वर आज तुम आ जाओ यहाँ पे इस मुद्दे पे डिस्कस करनी, कभी कुछ ऐसा रहता है? नहीं, हमेशा रहता है योगी जी का। कभी कोई, चूँकि मैं LLB हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत भी करता हूँ, तो कभी कभी स्टेट के गंभीर मामले रहते हैं तो ज़रूर मुझको भेजते हैं कि ज़रा सा इस मामले को देख लीजिए जाके। तो मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाता हूँ, डिस्कशन में भी रहता हूँ। तो हमेशा जब भी कोई आवश्यकता होती है तो योगी आदित्यनाथ जी ज़रूर बुलाते हैं और हम लोग तुरंत हाजिर रहते हैं। और आप भी अपना कुछ उनके पास प्लान लेकर के जाते हैं कि हाँ ये लखनऊ के अलावा भी अगर कि इस क्षेत्र में ऐसा ये सुझाव हो सकता है, अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे चीज़ें बेहतर होंगी? नहीं, बहुत देते हैं हम। अभी लखनऊ में देखिए 2022 में मैं आपको दिखाऊं कि हमने 2022 में स्टेट कैपिटल रीजन का योगी आदित्यनाथ जी को हमने प्रपोजल दिया कि साहब NCR की तर्ज पे स्टेट कैपिटल रीजन बनना चाहिए। स्टेट कैपिटल रीजन, उन्होंने पूछा क्या फ़ायदा होगा। मैंने कहा साहब लखनऊ में अव्यवस्थित विकास हो रहा है, लेकिन कहीं पे टाउनशिप आ जा रही है, कहीं पे अस्पताल आ जा रहा है, कहीं पे लॉजिस्टिक पार्क आ जा रहा है, व्यवस्थित नहीं है। 20 साल बाद जब आपको कभी पावर लाइन बनानी होगी, सीवर ड्रेनेज बनाना होगा, रोड्स बनानी होंगी, कैसे बनेंगी? अब खाली लखनऊ हमारा 20 किलोमीटर में तो सीमित नहीं रह गया है। तो फिर मैंने उनको कहा साहब हमको NCR की तर्ज पे स्टेट कैपिटल रीजन बोर्ड बनाना चाहिए और आपको उसकी अध्यक्षता करनी चाहिए, ताकि ये वर्ल्ड में लखनऊ और SCR रीजन हमारा वर्ल्ड के सबसे डेवलप्ड एरियाज में माना जाए। तो योगी जी ने उस बात को सुना, उस पर लगातार 2 साल चर्चा हुई, मीटिंग्स हुई, बाद में कैबिनेट से SCR एक्ट पास हुआ। आज योगी आदित्यनाथ जी उसके चेयरमैन बन चुके हैं और लखनऊ का जो आने वाले 20 वर्षों में विकास होगा उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो योगी जी इतना सुनते हैं, कोई अच्छा सजेशन आप उनको दीजिए, उस सजेशन पे वो कितनी तेजी से काम करते हैं। तो ये SCR एक्ट आपके सामने है। देखा, और मैं एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेकर के जिस तरीके से आपने बात की, जो छोटे छोटे कारीगर हैं, कुटीर उद्योग जो लगाया, चाहे मैं लखनऊ की चिकनकारी की बात करूं या फिर भदोही का कालीन उद्योग, उनको किस तरीके से, और क्योंकि लगातार काम तो हो रहा है लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि कई खामियां सी हैं, उनको किस तरीके से उनका ऑब्जर्व किया जाए? नहीं, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है उनको एक तो पैसा मिलना चाहिए, लोन, इजी लोन। गरीब कारीगर अपना काम करना चाहता है, लोन की सुविधा बढ़ाई है योगी जी ने। हर जिले में, हर जिले का बजट बढ़ा है, लोन देने की फैसिलिटी बढ़ी है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है मार्केट मिलना, उनको मार्केट दिया जा रहा है। तभी आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज 2 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसमें ODOP का मेजर कंपोनेंट है। तो ये योगी जी का मतलब विजन है, जिसके कारण आज हर कारीगर को मदद मिल रही है। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा गया है, इस दिशा में क्या कुछ काम किया जा रहा है मिलके? नहीं, ये तो बहुत अच्छा लक्ष्य है। देखिए विजनरी आदमी है योगी आदित्यनाथ जी, और उत्तर प्रदेश ज़रूर 1 ट्रिलियन इकॉनमी बनेगा। आप देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आपको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा तो कोई MNC नहीं आएगी। तो योगी जी के नेतृत्व में 6 नए एक्सप्रेसवेज, 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स फंक्शनल हो चुके हैं आज की डेट में। मेट्रो 10 जिलों में चल रही है। रोड का नेटवर्क आज इंडिया के सबसे बड़े नेटवर्क्स में रोड का नेटवर्क आज UP में है।
ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश 14वें से दूसरे में आ गया। हर इन्वायरमेंट, हर सेक्टर की सेक्टोरल पॉलिसी बनाई है योगी जी ने, चाहे फ्यूल्स की पॉलिसी हो, चाहे डेयरी पॉलिसी हो, चाहे आपकी बिल्डिंग्स की पॉलिसी हो, जिसके कारण एमएनसीज आ रही हैं। अब देखिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुआ, रिकॉर्ड था 40 लाख करोड़ के यहाँ पे एमओयू साइन हुए, 22 कंट्री से लोग आ रहे हैं। मतलब ये यूपी कैसे आ रहे हैं, ये योगी जी के विजन के कारण आ रहे हैं। तो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। इन्वेस्टर समिट को लेकर के बात करें, जिस तरीके से जो भी लक्ष्य निर्धारित किया उससे कहीं ज़्यादा का धन आया, लेकिन विपक्ष इसी को लेकर के कई बार सार्वजनिक मंचों से निशाना साध चुका है कि वो ज़मीन पर नहीं दिखता, धरातल पर चीज़ें नहीं दिखती, बस आता है धन कहाँ जाता है, कहाँ फैक्ट्री लगी। मैं तो कह रहा हूँ सरोजनी नगर आए, मैं इनको फैक्ट्री दिखाता हूँ। सरोजनी नगर में स्कूटर्स इंडिया की 20 सालों से ज़मीन खाली थी, हम लोगों ने अनुरोध किया, आज अशोक लीलैंड की ईवी बस बनाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री लग रही, 2500 ईवी बसेस प्रतिवर्ष बनाएगी। विपक्ष से कहिए आए सरोजनी नगर देख लें क्या चीज़ धरातल पे आई है। पूरे वर्ल्ड में सरोजनी नगर का मैप में जा चुका है कि इलेक्ट्रॉनिक बसेस जो हैं सरोजनी नगर में बन रही हैं, भूमि पूजन हो चुका है और वृहद गति से, बहुत तेज गति से फैक्ट्री का निर्माण चल रहा है। ये तो कहने की बातें हैं, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। सारे डाटा सेंटर्स आ रहे हैं, हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स नए नए आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की नई नई फैक्ट्री सैमसंग भी लगा रहा है, सब लगा रहे हैं। कौन सी ऐसी वर्ल्ड की कंपनी है जो यूपी आके इन्वेस्ट नहीं कर रही हो? ये विपक्ष से पूछना चाहिए। लेकिन अब उनके पास विकास छोड़ के उनको जातिवाद में जाना है, उनका तो एजेंडा ही जातिवाद है। और जातिवाद तो एक जहर है, जातिवाद युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। विपक्ष को तो मैं हमेशा, इसीलिए मैं राजनीति में, मेरे लिए तो राजनीति समाज सेवा है, मैं बहुत ज़्यादा उस पर नहीं रहता हूँ, बट जातिवाद के खिलाफ मैं हमेशा बोलता हूँ विपक्ष से, इस जहर में, इस गड्ढे में युवाओं को मत धकेलो। अगर आपको अपने राज्य से प्रेम है, अपने देश से प्रेम है, युवाओं को इस जातिवाद के जहर में मत धकेलो। सरकारी नौकरियां बहुत लिमिटेड हैं, जातिवाद के आधार पर उसका भविष्य नहीं है। जब तक वो डिजिटल शिक्षा नहीं ग्रहण करेगा, अपना स्किल डेवलपमेंट नहीं करेगा, उसका भविष्य क्या है? उस छोटी सी नौकरियों के पीछे दिन भर आप दौड़ाते रहोगे अपने लिए कि आपकी वोट बैंक पॉलिटिक्स हो जाए, गलत है। विपक्ष तो कह रहा है कि जातिवाद बीजेपी कर रही है। अब मैनपुरी की करहल सीट से देखिए, अब उपचुनाव को लेकर के यादवी प्रत्याशी उतार दिया बीजेपी ने भी। नहीं तो यादव उतारना जातिवाद क्यों है? देखिए यो बीजेपी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो सारी जातियां हमारे साथ हैं, सब लोग हमारे साथ हैं। तो हर वर्ग को हम लोग अभी कल नहीं उतारते, कहते आपने यादवों को नहीं उतारा, दूसरी तरफ से ये आप कह देते कि साहब यादवों के साथ आप भेदभाव कर रहे हैं। ये तो आरोप लगाना तो बहुत आसान है। उपचुनाव को लेकर क्या तैयारियां, कैसा देख रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छी तैयारियां हैं। योगी जी के ऊपर जनता का बहुत विश्वास है और जनता ग्राउंड पे देख रही है। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, विकास हो रहा है। जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे फ्री आवास हो, शौचालय हो, चाहे रोड्स बन रही हो, चाहे बिजली के कनेक्शन हो उज्ज्वला में, योगी जी के नेतृत्व में हर चीज़ में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है हिंदुस्तान में। तो जनता योगी जी के साथ है। हमें लगता है हम लोग सब सीटें जीतेंगे। योगी जी का एक बयान, बटोगे तो कटोगे, इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? उस बयान के बाद कितना बदलाव देख रहे हैं, कितनी यूनिटी देखने को मिल रही है? देखिए बयान बिल्कुल उनका सही है कि बंटना नहीं चाहिए। कोई भी समाज बटेगा तो देश का नुकसान होता है। देश में जब दंगे क्यों हुए, देश क्यों बटा? जब देश में लोगों में भेदभाव होने लगा, जब लोग बंटने लगे धर्म के आधार पर, तो ये नहीं होना चाहिए। यहाँ तो हम लोग सब एक हैं। कुछ लोग, विपक्ष जो है वोट बैंक पॉलिटिक्स करता है, वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करता है, तुष्टीकरण की राजनीति करता है। उसको चाहिए कि बटा रहे विभाग, समाज पूरा बटा रहे। मुझको मुस्लिम वर्ग मिल जाए तुष्टीकरण की राजनीति में, जाति की राजनीति करके जातियों में समाज बट जाए, ये गलत है। तो उनका कहना बिल्कुल सही है, बटना नहीं चाहिए। बटेंगे तो सबका नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा। आज हमारे साथ दुर्भाग्य है कि हमारे नेबर्स, चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, सब मैटर ऑफ कंसर्न है। अफ़गानिस्तान से आतंकवाद हमेशा आता रहा है, पाकिस्तान ने हमेशा स्पॉन्सर किया है टेररिज्म को, लगातार भारत ने यूएन से लेके हर जगह इस चीज़ को उठाया है। तो हम अपने नेबर्स तो चुन नहीं सकते, तो हमें मजबूत रहना पड़ेगा। मजबूत रहने के लिए एक रहना पड़ेगा, इसलिए बंटना नहीं है। बिल्कुल। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, ब्रिक्स सम्मेलन अभी हुआ, किस तरीके से वहाँ पर रूस गए और वहाँ पे भी उन्होंने किस तरीके से जो
भारत का अपना झंडा गाड़ा, इसको किस नजरिए से आप नहीं, देखते हैं? मोदी पूरा जी- अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अगर मैं बात भारत आज की डेट में भारत की बात बहुत सुनी जाती है, भारत की बात को हर आदमी गंभीरता से सुनता है। मोदी जी ने हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया, एक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर दिया है। अब अकेले मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि यूएस पार्लियामेंट में 2-2 बार जाके एड्रेस कर रहे हैं, और पार्लियामेंट का वहाँ का सीन देखिए, हर आदमी हाथ मिलाने उनसे दौड़ रहा है। एक ऑरा है, एक ग्रैंड्योर है उनका, एक उनका पर्सनैलिटी है। और मजबूती से कहते हैं, रशिया से भी कहते हैं भाई आपकी यूक्रेन वॉर रुकनी चाहिए, वर्ल्ड में कहते हैं पीस होनी चाहिए, लेकिन पीस तभी होती है जब मजबूती हो। तो आदरणीय मोदी जी ने देश को मजबूत किया है। आज जान के हम लोग को गर्व होता है कि आज हम वर्ल्ड की चौथी ग्लोबल सुपर पावर हैं फायर पावर के हिसाब में। हमारी फायर पावर वर्ल्ड चौथे नंबर पे रेट करता है। आज हमारे पास अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग, सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, मतलब वी आर मिलिट्री पावर। तो मोदी जी की देन है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो हमारी आज बात सुनी जाती है। मैं तो अभी बहुत ट्रैवल किया बेटी के साथ, जैसा आप परिवार का कह रहे थे, तो हम लोग के परिवार में जिसको समय मिल जाता है बच्चों के साथ समय ज़रूर देते हैं। तो हम और हमारी बेटी काफ़ी ट्रैवल कर रहे थे। जिस भी कंट्री गए, भारतीयों को लोग कितनी इज्जत से देखते हैं, हर लोग आदमी मिलने को आपसे तैयार रहता है, सब लोग आपको बुलाना चाहते हैं। तो भारतीयों का सम्मान बहुत बड़ा है। बिल्कुल, भारत भूमि एक महान संस्कृति की पर्याय है, तभी भी शायद कहते हैं। जब मोदी जी की योजनाएं और उनको क्रियान्वयन योगी जी करा रहे हैं और योगी जी का साथ दे रहे हैं राजेश्वर जी, इस बात में कितनी सत्यता है? देखिए, हम लोग तो देखिए बिल्कुल समर्पित हैं, आइडियोलॉजी से समर्पित हैं, पार्टी से समर्पित हैं। हम लोग का मानना है नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम है। राष्ट्र के प्रति भारतीय जनता पार्टी समर्पित है। योगी आदित्यनाथ जी भी यही उनकी क्वालिटी है, उनके लिए भी राष्ट्र प्रथम है। धर्म को मजबूत करते हैं, डिसाइसिव हैं, यही मोदी जी का है। राष्ट्र प्रथम है, धारा 370 खत्म कर दी। कभी किसी ने सोचा था? कश्मीर में आज सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टूरिस्ट जा रहा है, कभी किसी ने सोचा था? कितना परेशान है बाकी पड़ोसी मुल्क कि आज भी आतंकवाद फैलाने के लिए टेररिस्ट भेजते हैं, वो भी मार दिए जा रहे हैं। सेनाएं हमारी इतनी मजबूती से लड़ रही हैं कि उनको मार गिरा रही हैं। परेशान हैं लोग, विरोधी परेशान हैं, लेकिन राष्ट्र मजबूत हो रहा है और हमारा उत्तर प्रदेश मजबूत हो रहा है और नई ऊंचाइयों पे जा रहा है। हम लोग के लिए बड़े हर्ष की बात है। बात की जम्मू के नतीजे उम्मीदों के अनुरूप नहीं आए। नहीं, बहुत अच्छे नतीजे हैं। बीजेपी का वोट बढ़ा, बीजेपी की सीटें बढ़ी और आने वाले समय में विश्वास बढ़ा है। जनता का हमारे ऊपर विश्वास बढ़ा है। वो वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। वहाँ पे कश्मीर वैली में आप देखें, पहले जो है 4 से 5% हिंदू होते थे, आज 99% मुस्लिम पॉपुलेशन डेमोग्राफी। लेकिन उसके बाद भी हमारा वोट हर जगह बढ़ा है। लोगों की आस्था बढ़ी है भाजपा की नीतियों के साथ, भाजपा के नेतृत्व के साथ और भाजपा की निष्ठा के साथ लोग आ रहे हैं। मुझे लगता है बहुत अच्छा परिणाम है। तो लोकसभा चुनाव में क्यों हल्का सा ब्रेक लग गया, या यूं कहे कि स्पीड? नहीं, लोकसभा का चुनाव विभिन्न उससे रहता है। भाजपा का वोट परसेंटेज में बहुत माइनर चेंज आया है, यूपी में भी बहुत माइनर चेंज आया है। लेकिन जो जिस हिसाब से गठबंधन हुए कि सारे के सारे मोदी जी और योगी जी के खिलाफ खड़े हो गए, मतलब ये विपक्ष क्यों इकट्ठा हो गया? उनको लगा कि हमारी तो राजनीति खत्म है, हमारे पास तो जो जातिगत राजनीति करते हैं हम, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, कोई उनके पास विकास का मॉडल तो है नहीं। उनके पास तो या तो जाति आधार राजनीति है या धर्म पे आधारित राजनीति है। तो उनको अपनी एग्जिस्टेंस खतरे में लगने लगी, तो ये सारे इकट्ठे हो गए। और देखिए अब साथ में नहीं लड़ पा रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए यूपी में भी अभी लेटेस्ट इनका गठबंधन नहीं हो पाया। कांग्रेस का, सपा का, कांग्रेस सीट का इंतजार करती रही, सपा ने सारे डिक्लेयर कर दिए। गाजियाबाद सीट से भी था लेकिन कुछ नहीं दिया। ये देखिए ऐसा गठबंधन है जिसमें कोई कोहेरेंस नहीं है। ये अवसरवादी गठबंधन हुआ, अवसरवादी गठबंधन आगे चलना नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव ने एक बात कहा है कि बात सीटों की नहीं है, बात जीत की है, सीट की नहीं है। नहीं, उनके लिए जीत महत्वपूर्ण है, उनके लिए इस तरह की राजनीति में एग्जिस्टेंस महत्वपूर्ण है, उनके लिए देश महत्वपूर्ण नहीं है, राष्ट्र महत्वपूर्ण नहीं है, युवा का भविष्य महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए कानून व्यवस्था महत्वपूर्ण नहीं है। उनके लिए महत्वपूर्ण क्या है? जीत, खाली जीत, किसी भी कीमत पे जीत। चाहे भ्रष्टाचार से जीत हो, चाहे जातिवाद से जीत हो, चाहे भाई भतीजावाद से जीत हो, ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। भाजपा की राजनीति में, योगी आदित्यनाथ जी की राजनीति में, आदरणीय मोदी जी की राजनीति में ये नहीं है। न जातिवाद है, न परिवारवाद है, न भ्रष्टाचार है।
हम लोग सिद्धांतों पे राजनीति करते हैं और सिद्धांतों पे चलते रहते हैं। इसी का कारण है भाजपा ने 2 सीट से शुरुआत की, आज भी देखिए 240 पे हम हैं। लेकिन आपने जीत की बात की, भले ही विपक्ष कुछ भी सोचे, लेकिन एक बात जिसे मैं बड़ी बेबाकी से कह सकता हूं कि जनता का दिल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही जीता है, इसमें कोई शक नहीं। ये बात मैं बड़ी बेबाकी से कहता हूं। नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको बताया ना, जहाँ योगी जी का हम लोग नाम लेते हैं जनता खुश हो जाती है, कितनी तालियां बजाती हैं, कितनी उम्मीदें हैं, और उम्मीदों पे योगी आदित्यनाथ जी जनता की 100% खरे उतरे हैं। 100% जो जनता की एक्सपेक्टेशंस थी उस पे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी खरे उतरे हैं। जनता उनके साथ है और जनता के दिलों पे वो राज्य करते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से जनता के दिलों को लेकर के बात की, अब झारखंड में भी चुनाव है, देखिए महाराष्ट्र में भी चुनाव है, वहाँ पर भी देखिए जो है इंडी गठबंधन किस तरीके से है जो अपने पैर पसार रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जब आप बात करते हैं, अभी उपचुनाव को लेकर के कितनी सीटों पर, अभी 9 पर हो रहा है, तो लेकिन आपको क्या लग रहा है कि क्या कुछ खास तैयारियां हैं, और आपने जो कटु अनुभव थे वो सारे देख लिए और अब पूरे तरीके से अब जनता के बीच अब आप लोग जा रहे हैं? नहीं, अब तो बहुत अच्छे से सीट सिलेक्शन हुआ है। अब बहुत अच्छे से चुनाव लड़ने के लिए सारी पार्टी के सीनियर लीडर्स ग्राउंड पे हैं और जनता के संपर्क में हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अब की बार चुनाव में कोई दिक्कत होगी। सब लोग बहुत सीरियसली 9 चुनाव को लड़ रहे हैं और मुझे लगता है बीजेपी को सभी सीटें जीतनी चाहिए। चलिए, राजनीति की बात हो गई, थोड़ा एक बार मैं और पर्सनल जरा आता हूँ कि एक कड़क पुलिस अफसर, एक जननायक के रूप में आपकी एक इमेज है और आपने अपने काम के ज़रिए बनाई है। खाली समय में जब होता है, जब एक मन में एक एकाकीपन होता है कि हाँ, उस टाइम राजेश्वर जी क्या करते हैं? नहीं, खाली समय पे तो मैं पढ़ना पसंद करता हूँ कि क्या नई चीज़ें हो रही हैं, फ्यूचर कहाँ जा रहा है। हम लोगों को सबको जानकारी होनी चाहिए लाइफ किधर जा रही है। जैसे आज ही सवेरे मैं बहुत ध्यान से क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग पढ़ रहा था कि क्वांटम फिजिक्स कहाँ लेके जा रही है। सुपर कंप्यूटर्स से हज़ारों गुना ज़्यादा पावरफुल क्वांटम मैकेनिक्स जाएगी। तो मैं पढ़ना चाहता हूँ फ्यूचर कहाँ ले जा रहा है हम लोगों को, ताकि युवाओं को हम लोग गाइड कर सकें। अब 2045 में जब सिंगुलैरिटी आ जाएगी, जब इंटेलिजेंट मशीन्स आ जाएंगी, तो कैसे युवा डील करेगा, कैसे उसको हमें तैयार करना है, हमें अपने बच्चों को कितना प्रिपेयर करना है कि वो भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हों। इसके लिए हम लोग अध्ययन करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो मेरा यहाँ पे आपका जो IIT धनबाद वाला जो पढ़ाई लिखाई वो कहीं ना कहीं काम आती है? नहीं, बिल्कुल आती है। देखिए, इंजीनियर्स बहुत लॉजिकल होते हैं, बहुत रैशनल होते हैं और हर चीज़ के पीछे 2+2 देखते हैं क्या है, तो बिल्कुल आता है। योगी आदित्यनाथ जी भी हमारे साइंस ग्रेजुएट हैं, वो भी बहुत मेथोडिकल है। मैंने देखा जब भी हम लोग जाते हैं कागज़ लेके 2 मिनट के अंदर स्कैन हो चुका होता है कागज़। उसके बाद उनके प्रश्न बड़े स्ट्रेट होते हैं, उनके सामने आप कोई चीज़ ऐसे लेके वेग में नहीं जा सकते हैं। उनको जानकारी भी रहती है और कोई चीज़ पहली बार पढ़ते हैं तो स्पष्ट बता देते हैं कि इसमें क्या उनका व्यू है। तो साइंस का एक बैकग्राउंड का एक रैशनल लॉजिकल होना तो बहुत वो रहता है। चलिए राजेश्वर जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। उत्सुकता और बढ़ती जा रही है कि और पूछें, लेकिन समय थोड़ा कम है। लेकिन इस पूरे इंटरव्यू के दौरान कोई ऐसी चीज़ रह गई है जो मुझसे छूट गई हो, आपको लग रहा हो ये तो बहुत ज़रूरी थी, आलोक ने मुझसे पूछा ही नहीं, तो ये सवाल भी आपका और जवाब भी आपका। अब राजनीति का आपने पूछा, राजनीति का एक्सपीरियंस कैसा लगा, राजनीति की चीज़ें मैं आज वही रिकलेक्ट कर रहा था, मुझे हंसी आई कि सरोजनी नगर में क्या है। 2-3 चीज़ें बताऊंगा, 3 छोटे छोटे उदाहरण दूंगा। एक उदाहरण, एक हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में परमेश्वर करके है, सब्जी बेचता है। जब मैं चुनाव लड़ रहा था वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने, जिसकी आय 500 रुपये प्रतिदिन है, उसने 11 किलो का घंटा माना कि भैया जीत जाएंगे तो मैं 11 किलो का घंटा चढ़ाऊंगा। अब सोचिए, जिसकी आय 500 रुपये हो प्रतिदिन और वो 12,000 का घंटा आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, मतलब उसको लगता है एक अच्छा नेता आ जाएगा। तो पब्लिक कितना राजनीति से जुड़ी हुई है, कितना वो अपने लीडर से एक्सपेक्ट करती है, कितना ध्यान से देखती है। तो एक चीज़ तो ये मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट अनुभव था। और दूसरा तो चलता रहता है, जैसे मैं हंस रहा था आज, मुझे याद कर रहा था कि हमारे क्षेत्र में एक जगह बंदर ने आतंक कर दिया,
तो दिन भर फ़ोन आते थे कि साहब बंदर पकड़वाइए। तो पता चला कि हम लोग, हमारी टीम दिन भर बंदर पकड़वाने में लगी है। फॉरेस्ट वालों ने हाथ खड़े कर दिए, हम नहीं पकड़ पाएंगे। तो फिर हमने मथुरा से बंदर पकड़ने वाले बुलवाए, उन्होंने आके बंदर को पकड़ा। पहले दिन गलत बंदर पकड़ लिया गया, उसने दूसरे दिन फिर किसी को काट लिया तो उसको छोड़ा, फिर असली वाले को पकड़ा। तो पब्लिक की एक्सपेक्टेशन बड़ी वेरीड रहती हैं पॉलिटिशियंस के साथ। गनीमत ये नहीं कि बहराइच में नहीं क्या तो भेड़िया पकड़ने के लिए फोन आते हैं आपके अरे पास। मैं बता रहा हूँ, ये मतलब एक दिन सवेरे 6 बजे 3 फ़ोन 4 फ़ोन, मैंने कहा फ़ोन उठाया, मैंने कहा भाई ये क्या फ़ोन आ रहा है। उसने कहा साहब मैं सवेरे उठा, मेरा लोटा चोरी हो गया है। मैंने अपने पीएस को कहा भाई जाओ इसको आधा दर्जन लोटे दे के आओ। 6 बजे सवेरे जो है 6 कॉल, मेरे मतलब एक कॉल दूसरी कॉल, मैंने कहा क्या हो गया, एकदम से घबरा के किसी का लगातार फ़ोन आए, मतलब कटा उठाया, कटा, अच्छा गाँव से फ़ोन। तो मतलब पब्लिक की एक्सपेक्टेशन ऐसी है और आपको उस पर खरा उतरना है। तो मेरा ये है कि पॉलिटिक्स से टफ कोई प्रोफेशन नहीं है। देखने में आसान लगता है, नौकरी वगैरह इसके सामने बहुत आसान है। लेकिन ये सब चीज़ें एक शो करती हैं कि आपका जुड़ाव कितना है, आप कितना एक जनसेवक के तौर पर काम कर रहे हैं। भाई अगर कोई फ़ोन करता है तो आप उठा रहे हैं, एक सब्जी वाले का दर्द आप जान रहे हैं। ये तो बताइए उसको घंटा फिर आपने मुहैया नहीं करवाया? बिल्कुल नहीं, मैं गया, घंटा मैंने स्थापित किया, फिर उसको मैंने उसके रोज़गार के लिए जो मैं कर सकता था वो मैंने किया। जी बहुत मैं मतलब दिल को छू जाने वाली बातें हैं कि एक आदमी का कितना जुड़ाव है अपने नेता के प्रति, कितना वो देखता है, कितना वो अपने क्षेत्र के प्रति भी समर्पित है कि अच्छे आदमी को मैं चुनूंगा। मतलब वोट देने के लिए जनता कितनी जागृत है। तमोजी नगर की जनता के लिए क्या संदेश है और मुख्यमंत्री की जो कार्य योजनाएं हैं उसको राजेश्वर जी कितना आगे बढ़ा रहे हैं? फाइनल कमेंट। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए लगे हुए हैं और हम लोग उनके साथ हैं 24 घंटे। उनकी सारी योजनाओं को धरातल पे उतार रहे हैं और उनका और हमारा लक्ष्य एक है, हर व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, चाहे युवा हो, चाहे मातृशक्ति हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हों, चाहे जो भी नागरिक हो, उसको हम लोग मुस्कुराहट देने के लिए 24 घंटे लगे रहते हैं। यही हम लोग का सबका लक्ष्य है। चलिए बहुत सारी शुभकामनाएं। Thank you आपके so much। बढ़ते सफलता के कदम सदैव ही ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हों। हमारे चैनल की तरफ से यही शुभकामनाएं आपके लिए। तो ये तो थे राजेश्वर सिंह जी जिन्होंने तमाम सारे सवालों के जवाब दिए, उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व के साथ ही साथ उनके काम के बारे में, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री की जो कार्य योजना है उसको राजेश्वर जी किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।